बांग्लादेश इस समय आग में जल रहा है। क्या आप कभी सोच सकते हो कि किसी देश की अंदरूनी राजनीति और कट्टरता उसे कितनी तेजी से अराजकता की आग में धकेल सकती है। एक देश का पूरा सिस्टम एक दिन अचानक ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। बांग्लादेश का सिस्टम इसी ताश के पत्तों की तरह 5 अगस्त 2024 को बिखर गया। एक शान सा दिखने वाला भारत का पड़ोसी बांग्लादेश, जहां अब बहुत बड़ी अराजकता हर जगह देखने को मिल रही है। शेख हसीना की सरकार अचानक 5 अगस्त को गिर गई। उन्हें रिजाइन करके बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा और आज भारत में शरण लेने को वो मजबूर हैं। मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाई थी, हर जगह उनके स्टैचूज को तोड़ा जा रहा है और सड़कों पर तालिबान के झंडे लहराए जा रहे हैं। और ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक स्थिर देश अचानक अराजकता में धकेल दिया गया। मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से रिजाइन देने के बाद देश छोड़ते ही उनके घर पर भीड़ ने धावा बोल दिया और जो मिला उसे लूट लिया। बकरी, बत्तख, खरगोश, फर्नीचर, एसी, यहाँ तक कि आदमी उनकी औरतों वाली साड़ियां पहन के लेके जा रहे थे और उस भीड़ ने वहां पे खाना खाया। यहाँ तक कि अपने देश के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान की हर जगह मूर्तियां और तस्वीरें भी तोड़ दी। वहाँ दुकानों में आग लगाई जा रही है। अभी प्रोटेस्ट एक हिंसा में बदल चुका है। तो सोचने वाली बात ये भी है कि क्या ये सब स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आड़ में कुछ और ही तो नहीं हो रहा। तो ऐसा क्या हुआ, कैसे एक स्थिर देश अचानक से अराजकता की कगार पे पहुंच गया, इसका भारत पर, खासकर इस साउथ एशियन रीजन पर जियोपॉलिटिकली और इकोनॉमिकली आने वाले टाइम में क्या असर होगा। दक्षिण एशिया में एक बार उम्मीद की किरण की तरह दिख रहा बांग्लादेश, जो जीडीपी ग्रोथ और बिजनेस में भारत का मुकाबला कर रहा था, अचानक से आग में गिर गया। 5 अगस्त 2024 को पूरी दुनिया ने इसे देखा। बांग्लादेश में हर तरफ अराजकता, लूटपाट, आग और उससे उठता हुआ काला धुआं ही दिख रहा था, जो अब भी जारी है। जहां एक दिन पहले तक सत्ता शेख हसीना के हाथ में थी, अगले ही दिन हालात पूरी तरह बदल गए। चारों ओर हर जगह हिंसा और लूटपाट का आलम था और पूरा देश आग में जलता दिख रहा था। तो अब शुरुआत से बात करते हैं कि इसकी एक्चुअल वजह क्या है। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान कहा जाने लगा। पाकिस्तान इस रीजन को डिस्क्रिमिनेट करता था और यहाँ की बंगाली कल्चर लोगों को अपने से नीचा समझता था। यह वेस्ट पाकिस्तान की कंपैरिजन में आबादी तो ज्यादा थी, लेकिन सारी पॉलिटिकल पावर वेस्ट पाकिस्तान के नेताओं के पास थी। मुजीबुर रहमान को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि ईस्ट पाकिस्तान को नीचा दिखाया जा रहा है, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू किया और 1971 में इंदिरा गांधी की मदद से मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजाद करवाया। इसलिए उनको फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाने लगा। लेकिन इसके ठीक 4 साल बाद 1975 में मुजीबुर रहमान और उनकी फैमिली के 10 सदस्यों की उनके घर में घुस के उन्हीं की आर्मी ने कत्ल कर दिया। इनकी सिर्फ 2 बेटियां बची थी, जो फॉर्चुनेटली उस दिन वहां पर नहीं थी, बल्कि वो जर्मनी में थी। उसमें से एक बेटी थी शेख हसीना, जो आगे चल के बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। बांग्लादेश में शेख हसीना की आवामी लीग के अलावा खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी है, जो भारत को इतना पसंद नहीं करती। इस पार्टी ने लास्ट बांग्लादेश के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया था। बीएनपी के अलावा यहाँ पर एक और पार्टी है, जमात इस्लामी। 2024 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे क्योंकि वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पार्टिसिपेट करने से बैन कर दिया था। जमात इस्लामी एकदम कट्टरपंथी विचारधारा की पार्टी है। ये बांग्लादेश में शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की पूरी तरह से सपोर्टर और ये साफ साफ कहते थे कि बांग्लादेश को तो बनना ही नहीं चाहिए था और पाकिस्तान में ही बने रहने देना चाहिए था। इन्होंने 1971 में पाकिस्तान को खुला सपोर्ट करा था और उस वॉर में इन्होंने बांग्लादेश में बहुत ज्यादा कत्लेआम करा था। करंट सिचुएशन की नींव तो 2018 में ही स्टार्ट हो गई थी, जब शेख हसीना ने 1971 के लिबरेशन वॉर वेटरन्स को नौकरियों में 50% आरक्षण देने की बात कही, जिससे वहां पर स्टूडेंट्स का विरोध शुरू हो गया। शेख हसीना ने इस विरोध को देखते हुए इसे कम करके 5% कर दिया। उस टाइम प्रोटेस्ट ये शांत हो गया। लेकिन 2024 में वहां की हाई कोर्ट ने शेख हसीना के फैसले को पलट दिया और वापस 50% रिजर्वेशन लागू करने को बोला और दोबारा स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट उस टाइम चालू हो गया। शेख हसीना गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और वापस 5% रिजर्वेशन लागू हो गया और छात्रों का आंदोलन उस टाइम रुक गया। लेकिन कुछ दिन बाद छात्रों ने दोबारा से प्रोटेस्ट चालू कर दिया, लेकिन इस पर उनकी डिमांड कुछ बदली हुई थी। वो ये कह रहे थे कि जो अभी तक 1 महीने का प्रोटेस्ट चला था, उसमें जो भी लोग अरेस्ट किए गए थे उनको छोड़ा जाए और ये लोग एक 9 पॉइंट का एजेंडा लेकर आते हैं
और ये एजेंडा 4 अगस्त आते आते सिर्फ एक पॉइंट में तब्दील हो जाता है, और वो पॉइंट था कि शेख हसीना को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। और इसी वजह से 4 अगस्त का दिन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस दिन को उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन ये प्रोटेस्ट बहुत जल्दी वायलेंट हो जाता है और पूरे 4 अगस्त के दिन पूरे बांग्लादेश में भयंकर वायलेंस होता है। और इस वायलेंस का नतीजा होता है कि इसमें कई सारे लोगों की जान जाती है। और फिर आता है 5 अगस्त का वो दिन। 5 अगस्त के दिन ढाका में शेख हसीना के घर की तरफ एक बहुत बड़ी भीड़ मूव करने लगती है और आर्मी कहती है कि हम इस भीड़ को नहीं रोक सकते हैं। और इसी आर्मी में जो जनरल बैठे हुए थे उन्होंने शेख हसीना को कुछ टाइम दिया कि अब आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। शेख हसीना एक हेलीकॉप्टर में बैठी और उसके बाद एक मिलिट्री जहाज में बैठ के भारत के हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद में लैंड कर गई और कहते हैं कि शायद वो यहाँ से कहीं आगे किसी और देश में जाएंगी। यूके और अमेरिका ने तो उन्हें मना कर दिया है। फिलहाल के लिए वो अभी भारत में ही है और कुछ दिन यहीं पर स्टे करने वाली है। अब कोई लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ एक स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था और उनकी डिमांड रिजर्वेशन के अगेंस्ट थी। लेकिन अगर ये सिर्फ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट होता तो 21 जुलाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग देकर रिजर्वेशन को हटा दिया तो इनकी मांग वहीं पूरी हो चुकी थी, तो ये प्रोटेस्ट वहीं पर खत्म हो जाता। इस तरह के कितने प्रोटेस्ट आप भारत के अंदर भी देखते हो, वो भी अपनी मांग पूरी होने की आवाज उठाते हैं, लेकिन कभी अपने ही देश को खुद से बर्बाद करना चालू नहीं कर देते। इवन भारत में हर साल दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन हम इंडियंस में देश के लिए एक जज्बा और जुनून है और हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और देश को हमेशा अपने से आगे रखते हैं। लेकिन ये बांग्लादेश का प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 और लेवल भी इन्वॉल्व थे, जिसमें पहला लेवल था जमात इस्लामी के लोग। जमात इस्लामी के वो लोग हैं जो फंडामेंटलिस्ट हैं, भारत से वो बिल्कुल नफरत करते हैं, जो शुरू से नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश एग्जिस्ट भी करे। वो मुजीबुर रहमान को भी पूरी तरीके से हेट करते थे और उन्हें 2024 के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया गया था। उन्हें लगता था कि ये बहुत अच्छा मौका है स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आड़ में वो पूरी तरह से सरकार को घेर सकते हैं, गिरा सकते हैं और शायद जैसा मुजीबुर रहमान के साथ 1975 में हुआ वैसा दोबारा करने की भी कोशिश कर सकते हैं। यानी शेख हसीना के ऊपर एक असैसिनेशन का अटेम्प्ट भी प्लान किया जा सकता है। और इसमें दूसरा पार्ट इन्वॉल्व था CIA का। इसी साल 7 जनवरी को बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हुए थे और इस इलेक्शन के टाइम पर अमेरिका ने अपने लोग भेजे थे BNP से मिलने के लिए, जो कि चीफ ऑपोजिशन पार्टी थी। वैसे तो ये भी बहुत अजीब सा लगता है कि किसी दूसरे के इलेक्शन में के टाइम में अमेरिका ऑपोजिशन पार्टी से अपने बंदे मिलने को भेज रहा हो, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ BNP से ही मीटिंग नहीं करी थी, इन्होंने जमात के लोगों से भी उस टाइम पे मीटिंग करी थी। बांग्लादेश आर्मी ने अभी अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है और वहां के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस को देश की अंतरिम सरकार की कमान सौंपी है और इन्हें अमेरिका का काफी क्लोज बोला जाता है। बांग्लादेश में लोकतंत्र की आने वाले कुछ टाइम के लिए उम्मीद कम ही दिख रही है और कट्टरता बढ़ती हुई दिख रही है। कट्टरपंथी ताकतें इस मौके का फायदा उठाने की बहुत कोशिश कर रही हैं। बांग्लादेश में इस राजनीतिक संकट का सीधा असर भारत पर आने वाले टाइम में जियोपॉलिटिकली इकोनॉमिक रूप में काफी ज्यादा पड़ सकता है, खासकर जब वहाँ चीन पाकिस्तान का कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट हो और वो भारत को मालदीव, श्रीलंका, नेपाल की तरह बांग्लादेश के थ्रू भी घेरना चाह रहे हैं। लेकिन कैसे, इसे समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल वहाँ इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है, लेकिन जैसे वहाँ के माहौल हर दिन दिख रहे हैं, फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस का दबदबा इस प्रोटेस्ट में काफी बढ़ चुका है और वो इस गवर्नमेंट में दिख सकते हैं। मंदिरों पे वहाँ पे अटैक किए जा रहे हैं, हिंदुओं के घर, बिजनेस लूटे जा रहे हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो आरक्षण के खिलाफ था, जिसके चलते शेख हसीना को कुर्सी छोड़नी पड़ी, इसकी एक्चुअल स्टोरी तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगी कि ये प्रोटेस्ट एक्चुअल में सिर्फ स्टूडेंट्स का था या इसके पीछे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस भी थी जो अब सफल हो चुकी हैं, क्योंकि एंड में इसमें फंडामेंटल फोर्सेस का कंट्रोल दिख रहा है जो पाकिस्तान की तरह सिमिलर आइडियोलॉजी फॉलो करती हैं। वैसे भी पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश रिलेशन से चिढ़ा पड़ा था जो शेख हसीना के दौर में काफी ज्यादा बढ़ रहे थे और दोनों देशों के बिजनेस और इकोनॉमिक टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे थे और बांग्लादेश पाकिस्तान से इकोनॉमिकली भी काफी अच्छा बन चुका था, जो भी पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा था। और अब ये भी देखना होगा कि अब बांग्लादेश की इकोनॉमिक पहले की जैसे ही ऊपर जाएगी या यहाँ भी पाकिस्तान जैसा बुरा हाल चालू होगा और बांग्लादेश का इकोनॉमिकली डिक्लाइन फेस
चालू होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी सिचुएशन एक बहुत बड़ा हेडेक है, क्योंकि अभी वेट एंड वॉच ही है। लेकिन वहां न्यूज में मंदिरों पे अटैक दिख रहे हैं और माइनॉरिटी पे लगातार अटैक चालू हो रखे हैं, उन्हें लूटा जा रहा है। और जो ये वायलेंस था वो शेख हसीना से ज्यादा अब वहां की हिंदू माइनॉरिटी के खिलाफ दिख रहा है। वहां की फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस बांग्लादेश में इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर वापस सत्ता में आने की कोशिश में है। बांग्लादेश में अभी के अराजकता का सीधा प्रभाव भारत पर पड़ सकता है। इंडिया में अवैध घुसपैठ और शरणार्थी समस्या काफी ज्यादा दिख सकती है। सीमा पर हिंसा और आतंकवादी गतिविधियों में भी इजाफा हो सकता है। भारत बांग्लादेश संबंधों में किसी भी प्रकार की कमजोरी का लाभ चीन और पाकिस्तान जैसे देश उठा सकते हैं। अगर बांग्लादेश में स्टेज और अराजकता और बढ़ती है तो भारत में कपड़े और कुछ और सामान महंगे हो सकते हैं, क्योंकि वहां से इसका काफी ज्यादा इंपोर्ट होता है। तो ये बांग्लादेश का संकट लोकतंत्र की नाजुकता और कट्टरवाद के खतरे की भी याद दिलाता है। जैसे जैसे हम इस सिचुएशन को देख रहे हैं तो ये साफ है कि इसके प्रभाव बांग्लादेश की सीमाओं से कहीं आगे भारत तक भी आ सकते हैं। जहां पाकिस्तान और चाइना जैसे देश भारत को तोड़ने की चाहत रखते हैं और भारत से कश्मीर को भी छीनना चाहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी अपने फायदे के लिए अभी बर्बाद कर रखा है। पीओके की सिचुएशन के इस डिटेल वीडियो को आप आई बटन पे जाके देख सकते हो। तो दोस्तों ये है बांग्लादेश की अभी की हालत और शेख हसीना का भारत आना। अभी लग तो नहीं रहा कि उन्हें दूसरे देश अपने यहाँ राजनीतिक शरण देने में इंटरेस्टेड भी हैं। आपको क्या लगता है इस सिचुएशन का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कमेंट करके बताना। और क्या इंडिया को शेख हसीना को भारत में रखना चाहिए? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और बड़े मुद्दे को लेके, तब तक के लिए जय हिंद।